जिंदगी का साथ निभाता चला गया। आते आते थक गए हो तुम यहाँ तक दोस्तों, आते आते थक गए हो तुम यहाँ तक दोस्तों, आते आते थक गए हो तुम यहाँ तक दोस्तों, लड़खड़ाते पाँव पहुँचेंगे कहाँ तक दोस्तों, मैं भोलानाथ पामाजी वाघमारे। गीत, गजल, कविताएं और साहित्य, यही मेरी जिंदगी है। मेरी जिंदगी जो मैं खुद पढ़े जा रहा हूं तरन्नुम में। अक्सर लोग मुझे देखते हैं मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में और किसी संगोष्ठी का सूत्र संचालन करते हुए। जी हां, विसंगत परिवेश में भी अपनी साहित्यिक रुचि को बरकरार रखा है मैंने। मैं अपना परिचय कुछ इस तरह भी दे देता हूं। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा, जग में सारे ही बंदा परवर है। हम गरीबों के लिए लड़ते हैं, नाम प्यारे हमारा सरवर है। जी हां, भोला सरवर, यही पहचान है मेरी। मेरे पिताजी का नाम पामाजी वाघमारे। रेलवे में सर्विस किया करते थे और शायद यही वजह भी रही कि हम कहीं एक जगह नहीं रुके। रैन बसेरे की तरह जिंदगी कटती रही। नागपुर भंडारा रेलवे मार्ग पर बान्नूर नाम का गांव है। यहीं सन 1952 में 18 सितंबर के दिन मेरा जन्म हुआ और बस यहीं से जिंदगी शुरू हुई। मेरी स्कूली शिक्षा भी कुछ रेलवे के इंजन की तरह कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर घूमती ही रही। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, तीसरी कक्षा तक मैं गांगनेर नाम के गांव में पढ़ा, फिर कामटी में। 27 मई सन 1964, जिस दिन इस भारत देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ, ठीक उसी दिन हमने नागपुर में पदार्पण किया। शुरू में राजेंद्र हाई स्कूल में पढ़ा, फिर उसके बाद में दामोदर हाई स्कूल में पढ़ा और इस तरह से मेरी स्कूली शिक्षा चलती रही। एक बड़ी बहन, 3 छोटे भाई और माता पिता। काफी बड़ा परिवार रहा हमारा और शायद इसलिए माली हालत भी हमारी कुछ ठीक नहीं थी। मैंने सोचा कि पढ़ाई के साथ साथ कहीं नौकरी भी की जाए। मैंने समझ लीजिए राशन दुकान भी चलाई, साइकिल स्टैंड भी चलाया और प्राइवेट नौकरी करते वक्त मैंने होलसेल लिकर बिजनेस का भी काम किया। मैनेजर के रूप में वहाँ पर मैं काम करता रहा था। शुरू से ही मुझे पढ़ने में रुचि रही। पाठ्यक्रम के साथ साथ मैं बहुत कुछ पढ़ता रहा और साथ साथ नौकरी भी करता रहा। पढ़ते हुए मुझे कुछ लिखने का भी शौक बन गया और शायद 17-18 साल की उम्र रही होगी मेरी जब मैंने लिखना शुरू किया, अपनी कलम को आजमाना शुरू किया। प्राइवेट नौकरी के साथ मैं अपनी साहित्यिक भूख भी शांत करने की कोशिश करता रहा। अमूमन जो लोग ऐसी धारणा बना के जीते हैं कि कुछ नहीं रखा उसमें, प्राइवेट में कुछ नहीं होता वगैरह, लेकिन मेरे जिंदगी के निजी अनुभव बताता हूँ। मैं प्राइवेट नौकरी छोड़कर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी मैं करता रहा था और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू ही मुझे सक्सेस होने पर CPWD यानी केंद्र सरकार के एक विभाग में मुझे नौकरी मिली।
हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है और जीने की जद्दोजहद में दिन गुजर जाता है। जिंदगी यूं ही कट रही थी, लेकिन जीने का यह तरीका मुझे रास नहीं आया। मैं जिंदगी काटना नहीं, जीना चाहता था। और इसी बीच लगभग 27 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। फिर बाद में बाल बच्चे भी हुए। एक लड़की है मेरी अंजलि, दूसरा लड़का है अतुल, सबसे छोटा लड़का है उज्जवल। मेरी पारिवारिक जिंदगी, साथ में नौकरी और सामाजिक साहित्यिक कार्यक्रम, इस सब ताने बाने में जिंदगी बड़ी व्यस्त हो गई। और तब जीवन में एक घटना घटी। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए कैंडिडेट करके खड़ा हुआ। तो उसने उस नंदनवन कॉलोनी के एरिया के तमाम अपने कम्युनिटी के लोगों को अपने वोटर बनाने के लिए, उनके पर्टिकुलर्स, उनके फॉर्म भरने के लिए वो घर घर घूमा। मेरे भी घर आया तो वो मैं लिख दिया उसमें कि मैं केवल बैटरी घूम। तो वो हैरत से वो आसमान से गिरा तो खजूर पे भी नहीं अटका, सीधा जमीन पे ही गिरा। वो बोले यार हम तो आपको बहुत पढ़ा लिखा, कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट समझते हैं, और बोले आपकी पढ़ाई इतनी कम, ताज्जुब की बात है, ऐसा क्यों? और वो बात मुझे उसका वो बार बार टोकना वो इतना चुभ गया। 45 साल की उम्र में मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू करी और पोस्ट ग्रेजुएट भी हुआ। बांटी जिन्होंने नेकिया दुनिया में दोस्तों, वे लोग अपने दौर की पहचान हो गए। मेरा गीत गजलें लिखना, उन्हें मुशायरों में पढ़ना, ये दौर शुरू हो गया। और खास करके इस शेर पे मुशायरों में खलबली हो जाती है, उस दिन भी हो गई थी। और इसी शेर से फिर मुझे नवाज दिया गया सरवर के नाम से। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। शुरू में मैं गजलें लिखकर इधर उधर रख दिया करता था, लेकिन बाद में मैंने इन्हें इकट्ठा किया, एक रिकॉर्ड के रूप में संग्रहित करना शुरू कर दिया। और मेरा पहला गजल संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक रहा लेकिन। दिल्ली वालों ने जब उसकी समीक्षा लिखी तो उन्होंने ये भी लिखा कि दलित साहित्य में ये प्रथम हिंदी गजल संग्रह है। धरती पे खड़े होके नामवर की बात कर, ये भेदभाव छोड़ बराबर की बात कर। अब मिलने को मिल रहे हो क्यों चुप्पी साध कर, क्या चल रहा है दिल के अंदर की बात कर। और सूखी नदी टटोलने से फायदा भी क्या है, तैरना अगर तो समंदर की बात कर। ये स्वर्ग नरक प्यारे धोखा फरेब है, अब ना तू हमसे ऐसे चक्कर की बात कर। गालिब खूब भाई जी, दुष्यंत भी खूब, लेकिन तेरे सामने है सरवर, सरवर की बात कर। मेरा ये जो लेकिन गजल संग्रह है, ये किसी आशिकी, माशूकी, साकी, शराब या मंजर कशी का नजराना नहीं, बल्कि आज के परिवेश में जो सच मुझे दिखा उसे आसान लफ्जों में ढालने की एक कोशिश है ये मेरी। लेकिन ये संग्रह लोगों ने खूब पढ़ा और नवाजा भी। जीवन को खूब जियो, यही सीखा है मैंने जीवन से, और मेरी गजलें भी यही सिखाने की कोशिश करती हैं। हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूरज से लिपटे रहिए, एक ही गांव में ठहरोगे तो रुक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। जीवन से मुश्किलों के सफर क्यों नहीं जाते, और ये रास्ते दुनिया के संवर क्यों नहीं जाते। मन करता हो जिन राहों पे चलने को आपका, उन रास्तों से आप गुजर क्यों नहीं जाते। सूरज भी ढल चुका है, रात छा गई है, गहरा या अंधेरा है, घर क्यों नहीं जाते। और मिलना ही है मुझसे अगर आपको जनाब, 2 सीढ़ियां फिर नीचे उतर क्यों नहीं जाते।
सरवर की आरज़ू है 2 दिन के ही लिए, धरती पे ये सितारे बिखर क्यों नहीं जाते। मेरी गज़लों और कविताओं ने मेरी पहचान अब बनाना शुरू कर दिया था। बड़े बड़े मुशायरों में लोग मुझे अदब से बुलाने लगे। समाज का ऋण भी मेरी कलम से उतारने की कोशिश में कर रहा था। मेरी कलम पूरे जोश और जुनून के साथ आक्रामक हो रही थी। तभी एक मुशायरे में मुझे मेरी नई पहचान मिल गई और मैं भोला वाघमारे से बन गया भोला सरवर। हुआ यूं कि एक उस्ताद शायर ने मुझे आशीर्वाद दे दिया कि बोले आप तो सरवर है। वो गज़ल ये थी कि जिनकी नजरों में सब बराबर है, जिनकी नजरों में सब बराबर है, मेरी नजरों में वो ही बेहतर है, मेरी नजरों में वो ही बेहतर है। गज़ल का मतलब हो गया ये। और शेर ऐसा आता है, और ख़ास करके इस शेर पे मुशायरों में खलबली हो जाती है। उस दिन भी हो गई थी, और इसी शेर से फिर मुझे नवाज दिया गया सरवर के नाम से। कुछ शेर ऐसा रहा, नाम से क्या नसीब बदलेगा, नाम से क्या नसीब बदलेगा, नाम से क्या नसीब बदलेगा, एक भिखारी का नाम ईश्वर है, एक भिखारी का नाम ईश्वर है। पूरे मुशायरे में खलबली हो गई, और जो उस्ताद बैठे थे वहाँ पे महफिल सदर, उन्होंने कहा अरे आप तो सरवर है, बोले ऐसा हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दिया उन्होंने। भदंत डॉक्टर सावंगी मेदनकर जी ने एक बार मुझसे कहा, भोला जी आप श्रीलंका जाइए, आपके लिए वहाँ बहुत मटेरियल है। शालेय जीवन से ही हम रामायण और श्रीलंका के संदर्भ में सुनते आ रहे हैं। इट्स अ मिथ, इट्स वर्चुअल रियलिटी, नॉट ट्रूथ। लेकिन आए दिन मैं वर्तमान में ये भी खबरें पढ़ता था कि श्रीलंका से वहाँ के भदंत लोग आए हैं, बौद्ध गया में स्वर्ण दान दे रहे हैं, यहाँ वहाँ दान भेंट कर रहे हैं। तो ये मेरे मन में हमेशा जिज्ञासा बनी रहती रही कि हनुमान ने तो जला के खाक कर दिया था, फिर भी ऐसा कैसा सोना बचा हुआ है कि अभी भी लोग लेकर आते हैं और यहाँ दान देकर जाते हैं। तो कभी जीवन में मौका आया तो मैं श्रीलंका ज़रूर जाके विजिट करूँगा, देखूंगा कि एक्चुअल हकीकत क्या है। मैं 1999 में श्रीलंका गया, वहाँ की संस्कृति के बारे में जाना, समझा, वहाँ के लोगों से मिला। वहाँ से जो मैं नोटेशंस लाया उसे भारत के रामायण महाकाव्य से मिलाने की कोशिश की, यहाँ के पुरातन संदर्भ से उन्हें जोड़ने की कोशिश की, और इस मंथन से जो चीज़ निकली वो थी मेरी किताब श्रीलंका में राम नहीं। बहुत लोग जाते रहते यहाँ वहाँ, मैं बोले बैंकॉक गया, थाईलैंड गया, म्यांमार गया, मलेशिया गया, इंग्लैंड गया, वहाँ जाके अरे आए तो फिर किए क्या यार। मुझे हमेशा ये प्रश्न दिमाग में कचोटता रहता है। दौड़ धूप भरी जिंदगी में हमारे सामने कई मुश्किलें आती हैं। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां से सामने जाने का रास्ता ही खत्म हो जाता है। ऐसे में हमारे इतिहास पुरुषों की, हमारे महापुरुषों की बातें हमारे जीवन में मार्गदर्शक का काम करती हैं और हमारे लिए जीने के रास्ते खोल देती हैं। उनके कहे विचार उस वक्त हमारे काम आते हैं। वो मैं लिटरेचर जो पढ़ता रहा था या तुम्हारे संपादकीय आर्टिकल जो होते वो पढ़ता रहा था अलग अलग अखबारों में, तो कभी कभी मुझे उसमें वो सुविचार नजर आते थे
तो मैं उसमें से उठा करके एक रजिस्टर में उसको कलेक्ट कर करके, और फिर वो इतने हो गए कि तकरीबन 1200 के करीब वो कोटेशंस हो गए। फिर जहाँ मुझे ये लगने लगा कि ये कॉमन चीज़ है, ये इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, तो उसको एडिट करता रहा और इस तरह से संकलन संपादन करके फिर मेरी और एक किताब आई मार्केट में, शीर्षक था उसका दीपस्तंभ। मैंने हिंदी गजलों के साथ साथ मराठी भाषा में भी गजलें लिखी। रूबरू रूबरू नाम की मेरी मराठी गजलों की किताब है। लोगों ने इस किताब को भी सराखों पर रखा। धुंद वादळा सवे सागरात चाललो, धुंद वादळा सवे सागरात चाललो, धुंद वादळा सवे सागरात चाललो, जीवनात मी तुझे गीत गात चाललो, जीवनात मी तुझे गीत गात चाललो, ना कुठेच थांबलो, ना कुठे विसावलो, ना कुठेच थांबलो, ना कुठे विसावलो, संग सोबती कधी एकटाच चाललो, संग सोबती कधी एकटाच चाललो। मेरे साहित्य की प्रतिभा निखरने लगी थी। सरकारी और गैर सरकारी स्तरों से मेरा सम्मान होने लगा। जीवन को मैंने कभी भी समझौते के आधार पर नहीं जिया। जीवन में व्यक्तिगत उलझनों से मैंने कभी अपने आप को नहीं बांधा। शादियां हो गई बच्चों की, बच्ची की भी शादी हो गई और लड़कों की भी शादी हो गई। वो अपने अपने मन मर्जी से जैसा जीवन जीना है जी रहे हैं। कई बार जो बड़े बड़े लोगों के जीवन में जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा दुख भी होता है, तो ये सारी बातें चलती रहती है, तो जीवन है चलता रहता है, तो उसमें क्या है। हाँ, आदमी अपने विचारों से कभी कॉम्प्रोमाइज ना करे, नहीं तो जीवन ऐसा भी हो रहा है कि वो देखो तो अजीब सा लगता है। ऐसा भी कहा गया है कि शाम तक सुबह की नजर से उतर जाते हैं, इतने समझौते में जीते हैं कि मर जाते हैं। हर दिन जिंदा रहने में है खर्च बहुत, आओ चलो एक दो दिन को मर जाते हैं। कुछ ऐसा भी हो रहा है जीवन, अजीब सी बातें हैं। लेकिन हमने नहीं छोड़ना चाहिए, निष्ठा लगन चलते रहना चाहिए। गजलें हैं वो कई बार आकाशवाणी से भी प्रसारित हो चुकी है, दूरदर्शन के माध्यम से भी टेलीकास्ट हो चुकी है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अब मैं देश के कोने कोने में अपनी गजलें सुनाता हूँ। कई नामी मुशायरों में, अनेकों कवि सम्मेलनों में, साहित्य सम्मेलनों में मैंने शिरकत की है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न शिविरों में मैंने अपनी उपस्थिति प्रभावी ढंग से दर्ज की है। गजलें हैं वो कई बार आकाशवाणी से भी प्रसारित हो चुकी है, दूरदर्शन के माध्यम से भी टेलीकास्ट हो चुकी है, और कई ऑफर भी है मुझे कि लोग संगीतकार जो है दिग्गज, वो लोग कंपोज करके उसकी सीडी वीडी बनाना चाहते हैं। तो देखो जो समय जब होना है तब हो जाएगा, लेकिन ये उपलब्धि या तो है ही। मेरे काम के दौरान मेरी जिंदगी में मेरे साथ बहुत हितचिंतक दोस्त जुड़ते चले गए। मेरी जिंदगी को संवारने में उनका बड़ा योगदान है। हम तो अपनी जिंदगी जीते रहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी को सही तरीके से संवारने में कई लोगों का हाथ होता है। ये मेरी अच्छाइयों का नतीजा रहा होगा, जो बड़े ही प्यारे और अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग मेरे साथी रहे। निजी जिंदगी के तौर पर भोला जी को न जाने क्यों
काफ़ी कठिनाई को झेलना पड़ा, आज भी वही हालत है। किंतु वो सोचते रहते हैं कि जो होगा सो होगा, मगर सच्चाई का मार्ग वो छोड़ते नहीं। उनकी ये भी एक खासियत है, झूठ उनको बिल्कुल पसंद नहीं। दोस्ती के लिए दोस्त कैसा चाहिए, ये सवाल अगर मुझे कोई करता है तो मैं कहूँगा कि भोला जी सरवर के जैसा चाहिए। गज़लें लिखना और उसे एक विशिष्ट शैली में प्रस्तुत करना, लोग कहते हैं कि ये मेरी खासियत है। अब देखिए कि ये प्रस्तुतिकरण और ये शैली भी मेरे दोस्तों को खूब भाती है। वो बहुत ही स्पष्ट है और वो ऐसा देखा जाए तो वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं और बिल्कुल मिलनसार, और कोई कुछ भी तकलीफ रहे कुछ रहे तो वो बराबर पूछते रहते हैं। इनकी जो बातें जो सुनी मैंने, वो रस भरी प्यार भरी बातें, जिसमें किसी प्रकार की कोई बनावट नहीं, नकलीपन नहीं, स्पष्ट और स्वच्छ साफ सुथरी बातें। मैं चाहता हूं इस क्षेत्र में और बहुत काम करूं, अपनी निष्ठा और लगन के साथ साहित्य के इस क्षेत्र को प्रज्वलित करूं, और ये मेरी कोशिश भी रही है। लिटरेचर में तो सबसे ज़्यादा ताकत लगती है। इंजीनियर बना जा सकता है, डॉक्टर बना जा सकता है, साइंटिस्ट बना जा सकता है, वकील बना जा सकता है, और न जाने क्या क्या बना जा सकता है। ज्ञान संपादन से बनती है ये चीज़ें, लेकिन लिटरेचर में तो नेचुरल स्पार्क लगता है मेरे भाई। वो तो तुम्हारे अंदर एक चिंगारी होनी चाहिए, कुदरतन तो पैदाइशी होती है। मेरी जिंदगी में मैंने लोगों को जोड़ने का काम पूरी निष्ठा से किया है। मेरे दोस्तों की संख्या भी काफी तादाद में है। अनेकों सामाजिक कार्यों में मेरा सहभाग होता है। अनेकों पुरस्कारों से लोगों ने मुझे नवाजा है, लेकिन ये सारे पुरस्कार मुझे बौने लगते हैं जब कोई मिशन का साथी मेरे काम की सराहना करता है। समाज में कुछ ये क्रांति पैदा होना चाहिए, ऐसे गीत, ऐसी गज़लें, ऐसी कविताएं लिखने वाले वो कवि है, ना कि फूल बगीचों के ऊपर या प्रेमी युगलों के ऊपर वो लिखने वाले कवि नहीं है। ऑफिस का कार्य संभालते हुए भी जो सामाजिक कार्य किया है वो बहुत प्रशंसनीय है। फुले शाह अम्बेडकर के विचारों की ध्वजा, अर्थात मानवतावादी विचारों की ध्वजा जो मैंने अपने कांधों पर थाम रखी है, उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाना ये मेरे जीवन का कर्तव्य है। मैं चाहता हूं मेरा साहित्य इन्हीं विचारों का प्रचार करें, उसका प्रसार करें, और एक बेहतर समाज निर्माण के कार्य में मेरी कविताएं मील के पत्थर का काम करें। सहम सहम कर धीरे धीरे राज्य सारे खोलेगा, पूरे जोर से चिटोंगे तो सन्नाटा भी बोलेगा। जो भी लिखो बोलो तुम सोच समझ कर लिखो बोलो, आने वाला दौर इनके एक एक लफ्ज को तोलेगा, आने वाला दौर इनके एक एक लफ्ज तोलेगा। मैंने अपने आप को एक मानवतावादी साहित्यिक के रूप में रखा है, और मुझे लगता है कि मानवीयता से बेहतर जीवन का और कोई दूसरा मूल्य नहीं है। परिवर्तन की पदचाप मेरे कविताओं में साफ झलकती है। संवेदनशील मन के भीतर हो रही उथल पुथल की अभिव्यक्ति है मेरी साहित्य संपदा। अब बहुत हंस चुके मेरे आंसू, कहो अब तुम्हारी बारी है। मुझसे ये कह के सो गया सूरज, अब चरागों की जिम्मेदारी है। जहाँ कहीं भी मानव अधिकार का हनन होता है, किसी भी धर्म हो, जाति हो, पंथ हो, किसी भी इंसान का हो, महिला का हो, उनके लिए हम लोग काम करते हैं। पूरे भारत में उनका नाम है, गज़ल गायन में और कविता में। समाज को जगमगाते रखने की अब हमारी जिम्मेदारी है। मेरी कोशिश रही है इस जिम्मेदारी को ईमानो एतबार के साथ निभाऊं। बहुत अच्छे इंसान हैं, कवि हैं, लेखक हैं, गायकार हैं, और इसके अतिरिक्त वो टाइम के बहुत पक्के इंसान हैं। जो भोला सरवर है वो मेरे मामा है, और जो मैं आज पुलिस खाते में हूँ अपने मामा के हिस्से हूँ। मेरे मामा बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। भोला जी सरोवर जी है, वो हमारे पास में अभी फ़िलहाल में है, रहते हैं, और उनके माध्यम से हमारा सब ठीक ठाक चल रहा है। दुनिया में
हर इंसान इंसान से इंसानियत का व्यवहार करें और इंसानियत का बोलबाला रहे। यही मेरी रचनाओं का पैगाम है और सच कहूं यही मेरा मिशन है। अपने हिस्से की रोशनी अंधेरों तक ले चलो, हर राहें जिनकी सुनी है उन घरों तक ले चलो। खुशियों के ये लम्हे हम तक ही ना रहे सीमित, नूर का ये सिलसिला भी फकीरों तक ले चलो। कि बिछड़े हुओं को दिल से लगाने का वक्त है और आपस की दूरियों को मिटाने का वक्त है। कि मतभेद आपसी है इसकी चर्चा फिर कभी, मतभेद आपसी है इसकी चर्चा फिर कभी, लेकिन अभी तो साथ निभाने का वक्त है। कि कहना था जिनको वो तो सभी कह चुके कब के, कहना था जिनको वो तो सभी कह चुके कब के। सरवर तेरे भी लौट के जाने का वक्त है, सरवर तेरे भी लौट के जाने का वक्त है, सरवर तेरे भी लौट के जाने का वक्त है।